हम इसी मुद्दे पे करेंगे और हमारा विषय आज पहली बार हम समाज सेवियों के साथ में जनप्रतिनिधित्व में अब शामिल होने का भी हमें आ चुका है, क्योंकि हम एक बार किसी एक जंगल में मैं डॉक्टर गंभीर सिंह घूम रहे थे, वहां के वनवासियों भाइयों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी हमें कि यदि जनप्रतिनिधि बोलता है कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए तो वो लगवा लेते, डॉक्टर चाहे कितना भी बोल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि जनप्रतिनिधि बोल देते हैं तो लोग मानते रहते हैं। एक मिनट भाई। और हैदर भाई के बारे में कुछ बता दूं कि हैदर भाई भी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे लोगों को यूपी तक बिहार तक पहुंचाने में बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहे हैं। गाड़ियां की हैं, 50-50 लोग 40-40 लोग के जत्थे को बैठा के जो है अपने घर तक पहुंचाया है। रास्ते में खाने की पूरी व्यवस्था हैदर जी ने की, गाड़ियों की व्यवस्था की, उनके आने जाने की व्यवस्था की। और उसके बाद जो यहाँ के कई सारे गरीब परिवार थे जिनका रोजगार छिन गया था, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। पर डे लगातार 40-50 दिन 60 दिन तक लगातार हैदर भाई खाना पहुंचा रहे हैं गरीबों को, जो सड़क पे सो रहा है उनको। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी, तो वो बड़ी अच्छी चीज लगी। खास तौर पे इसीलिए हम हैदर भाई के और चाहते थे कि आप ज्वाइन हो और थोड़ा सा और लोगों को थोड़ा सा बताएं, ताकि और थोड़ा सा कुछ लोग थोड़ा सा जोश में आए, थोड़ा सा कुछ होश में आए और लोगों की सहायता करने के लिए एकदम निकले घर से। बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। देखिए जावेद भाई, तो मैं अब हैदर जी से ही इस बात को सुनना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हैदर जी, जो कोरोना काल गुजरा है, उस कोरोना संक्रमण में आप लोगों ने कैसे लोगों की हेल्प कर पाई है, कोरोना से कैसे लोगों की मदद की, थोड़ा सा मुझसे बात करेंगे, फिर वैक्सीनेशन की ओर चलेंगे। हैदर जी। ठीक, नरेंद्र भैया नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि जन चौपाल के माध्यम से जो अभी आप लोगों ने 2-2.5 महीने से प्रोग्राम में देख रहा हूँ, और आप लोग का ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, जो एक समाज के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ भैया कि उस समय का जो स्थिति था, फर्स्ट लॉकडाउन में तो उतना गंभीर नहीं था मामला, लेकिन ये जो सेकंड लॉकडाउन लगा, उस समय लोगों की परिस्थितियां एकदम ज्यादा, यानी मिडिल क्लास और भी जो गरीब परिवार है, जैसे कुछ लोग, 2 बस तो मेरे ध्यान में है कि 2 छोटी बसें होती है, तो कुछ लोग सुल्तानपुर के हमारे यहाँ रुक गए थे, तो उनको हमने भेजने की व्यवस्था करवाई। और उसके बाद जो गरीब परिवार है, जिनके यहाँ जो यानी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उनको हमने जो हम लोग की जो टीम है, सामाजिक एक टीम है, और कुछ राजनीतिक, उससे भी हम लोगों ने लोगों तक मदद पहुंचाया। और बहुत सारी चीजें थी, जैसे बीच में ये अभी कोरोना काल में सबसे पहली चीज एक रमजान महीना जो होता है, 1 महीने का पवित्र महीना होता है, उस महीने में भी लोग अपना, मस्जिदें तो बंद थी भैया कोरोना में, लोग घर में इबादत कर रहे थे। उस बीच में लोगों ने इबादत भी किया कि कोरोना जैसी बीमारी दूर हो जाए। तो सब लोग का मिलके एक अच्छा प्रयास भी रहा। और ये कोरोना में भैया ऐसा है कि रात दिन एक करके हमारे पास, जैसे मैं अपना खुद बता रहा हूँ, एक हमारा मित्र था, राजस्व विभाग में था, वो पटवारी, 2 बजे आधे घंटे में, यानी मैं खुद भैया मैं रोजे से था, 6:30 बजे उनका फोन आया, वो चल के हॉस्पिटल गए। फिर मैं गुरुनाथ हॉस्पिटल है भिलाई में, नेहरू नगर में, जी, वहाँ आधे घंटे के अंदर उनको अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। मैं फिर 1:30 बजे रात में वहां गया, उनकी बॉडी को भानु प्रतापपुर भेजा मैं। और ऐसे और कई सारे केसेस हैं, इसमें हम लोगों ने लोगों के लिए हैदर जी, घटनाएं बहुत होंगी, कोई ऐसी घटना जो आज आपको भी याद रखती है और आपके दिल को छू के रखी होगी, किसी की भी हो सकता है, वो आपने किया हो या किसी और ने, आपके परिचित ने किया होगा, जो वाकई दिल को छू रही होगी, दिल को छू गई होगी, अब स्मरणीय। भैया ये तो ऐसा है कि दिल को छूने वाली तो बहुत सारी घटनाएं थी उसमें। एक ये जो सेकंड स्थिति जो थी ना सर, उसमें तो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारे करीबी थे, जो रोज के मिलने जुलने वाले थे, यानी हम समझ नहीं पा रहे थे कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले हमारे से बात किए, 5वें दिन ऐसा एकदम शॉर्ट लग जाता था कि वो उनकी डेथ हो गई कल। इसमें कुछ हमारे एडवोकेट भाई थे और कुछ हमारे सर्कल के लोग थे। तो ये जो, और एक चीज ये भी है सर कि अभी जो वैक्सीनेशन का जो गवर्नमेंट की तरफ से काम चल रहा है,
उसमें भी जैसे हम लोग जनप्रतिनिधि लोग पहले लगवाए हैं, अभी फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकंड डोज की अगले महीने की तारीख है। तो हम लोग सबसे पहले लोगों के घर जा जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपको अनिवार्य रूप से लगाना है, क्योंकि कोरोना का ये जो सेकंड लहर वो काफी बहुत कुछ सिखा के चला गया, क्योंकि जन की हानि और जो अपने परिवार के बीच के कई लोगों की हानि हो चुकी है उससे बचने के लिए कम से कम कोरोना वैक्सीन बहुत जरूरी है लगवाना। और जो मेरा मानना है कि 2 दिन से अभी लग नहीं रहा था, लेकिन आज 2 लाख कुछ डोजेज आज आई है 8 तारीख से, और आज से लगना चालू हुई है वैक्सीनेशन। और इसमें एक चीज ये भी अच्छा है कि सभी समाज के लोग, जैसे कि मैं एक ग्रैंड न्यूज देखता हूँ सर, तो उसमें जैसे मैं देखा हूँ कि हमारे सिख समाज के लोग जो है गुरुद्वारे से उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए बोल रहे हैं, और आप गिरजाघर से क्रिश्चियन समाज के लोग और हमारे जो मौलवी हैं मस्जिद से, उन लोग सभी धर्म के लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और मेरा मानना यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में 70% लोग ने वैक्सीन लगा लिया सर, ये मेरा मानना है। 60 से 70% लोग वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। नहीं हैदर भाई, इतने ज्यादा इतना तो नहीं हुआ है। खैर हैदर जी अभी बहुत दूर है हम लोग उस रेशो से, मगर मैं एक चीज यहाँ पे और जोड़ूंगा हैदर भाई की, एक भ्रम की जो स्थिति पैदा हुई थी बीच पहले वैक्सीनेशन को लगाने में, और उनको अब आज की डेट में जब वैक्सीनेशन यहाँ पे काफी आ चुकी है, वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज किया जा रहा है, तो इस मुहिम में जो कि राज्य सरकार ने भी बड़ा एग्रेसिवली इसको प्रमोट करना चालू किया है कि हम कुछ प्रोत्साहन तैयार करें, कुछ लगाने वाले को हम प्रोत्साहित करें, उसकी ऑनर करें उसको हम। तो इस मुहिम को आप लोग कैसे ले जा रहे हैं, इस मुहिम को कैसे देखते हैं, इस मुहिम के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको जैसे ये बता रहा हूं बाहर आए जी, हमारा एक मित्र है वार्ड जोन क्रमांक 2 में अध्यक्ष है बंटी ओरा जी, वो अभी क्या किया सर वैक्सीनेशन के लिए, वो ना जैसे पारिवारिक जो उपहार होते हैं, जो वैक्सीनेशन लगाएंगे उनको उपहार के रूप में कुछ प्रेजेंट उपहार के रूप में कुछ उनको उपहार दिया जाएगा जो वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे मुहिम चलाया जा रहा है जिससे लोग जागरूक हो, क्योंकि स्लम एरिया के लोग ना सर थोड़ा से हिचकिचा रहे हैं जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए। उनको ये क्या कर रहे हैं, हमारे जोन अध्यक्ष एक बंटी ओरा जी, वो अपना ये कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन लगाएंगे उनको मुफ्त उपहार दिया जाएगा। जैसे बहुत अच्छी पहल है। चलिए मैं इसी बीच में हम हमारे इस संस्था से, इस मंच से शुरुआत से जुड़े हुए जो कि संचालन करते रहे और मार्गदर्शन देते रहे हैं कोविड के पेशेंट को लगातार, सर आ चुके हैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी कोटा से है, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। थोड़ा सा लेट हो गया, एक सीरियस पेशेंट। बिल्कुल सर, आपको जरूरी है। और डॉक्टर साहब आज एक अलग विषय लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और जो कि महत्वपूर्ण है। चौपाल में वाकई चौपाल अब चालू है कहा जाए। आज हम लेके चल रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमारी जिम्मेदारी है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, न केवल खुद वैक्सीन लगाने की बल्कि अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसी क्रम में आज हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हुए हैं हैदर जी, जो कि कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के महासचिव हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। साथ ही साथ मैं अब और भी परिचय को आगे ले जाऊं। हमारे बीच में मरवाही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मंडल के मंडल अध्यक्ष किशन सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। किशन जी नमस्कार। और साथ ही साथ उनके सहयोगी मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल के कमलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम चौपाल में। सहयोगी के रूप में हमारे साथ डॉक्टर गंभीर सिंह और डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं परिचय में, डॉक्टर और साथ ही साथ में हैदर जी जुड़े हुए। चर्चा को मैं आगे लूँ। किशन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार किशन जी। क्या लाइट चली गई है इसलिए दिख नहीं रहा चेहरा हमारा। आप तो ठीक है किशन जी, यहाँ जुड़े हुए। माइक बंद है किशन भैया, अगर आप सामने आए तो, अगर आज जा रही है। और जी भैया भैया सभी को नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किशन भैया हम लोग अभी आप के सामने हैदर अली जी हैं
परिचय मैंने दिया। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव है और हम एक चर्चा कर रहे थे अभी कि कोविड के समय में क्या चली और कोविड में अब जो वैक्सीनेशन का समय है तो वो रहा। तो पिछला 2 महीना पहला बार में तो किशन भाई मेरे ख्याल से नहीं लगता कि पेंड्रा मरवाही में बहुत बड़ा असर पड़ा था, पहला लहर जो आई थी, लेकिन दूसरा लहर मेरे ख्याल से काफी वहां भी खतरनाक रही है और कोरोना गांव-गांव तक पहुंचा होगा। आप मरवाही शहर से हैं और मेरे ख्याल से आपके सहयोग के लिए कमलेश यादव जी भी बैठे हैं जो कि मरवाही का सबसे अंतिम एरिया है और कहा जाए तो सबसे पिछड़ा एरिया जहां से कमलेश यादव जी आते हैं और वो वहां पे ग्रामीणों एक ठेठ कहा जाए, ठेठ प्रकार के ग्रामीण है जो कि समझना उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी सबसे पहले मैं चर्चा पे ले लूं कि कोविड के समय में आप लोगों ने वहां जो कोविड फैला होगा उसमें आप लोग की भूमिका क्या रही, कैसे आप लोगों ने वहां पे के लोगों को मदद कर पाई, कैसे वहां के लोगों को जागरूक किया, इसके पश्चात मैं वैक्सीनेशन को लूंगा। किशन जी। जी भाई साहब, सबसे पहले तो शुरुआत में जो है जो पिछले साल का था वो तो समझ में नहीं आया कि कोविड एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि शुरुआत तक कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जो है काफी जानकारियां सोशल मीडिया में, टीवी में, समाचार पत्रों के माध्यम से समझ में आया कि वास्तव में कोविड इस टाइप का भी है करके। लेकिन जब कोविड जैसे मैं खुद भी पहली बार में ही मैंने उसका पेशेंट था और लगभग 20 दिन जो है अपोलो में था मैं, और शायद इसमें जो है मैंने अपने परिवार को बहुत ज्यादा खोया है। फर्स्ट बार में ही मैंने अपनी बहन जो लेक्चरर थी कोरबा में उनको खोया और अभी इसी बार 2 मई को रायपुर में एक मेरी बहन थी, वो भी टीचर थी, उनको भी खोया। लेकिन ये तो अब चूंकि ऐसी बीमारी थी कि इसमें अपन दूर में कुछ कर पा नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने अपने क्षेत्र में काफी जन जागरण किया। जिनको सूखा राशन चाहिए सूखा राशन दिया, जिनको भोजन चाहिए भोजन दिया। आप पिछले बार तो आने जाने वाले जो राहगीर थे, जो रास्ते में जो फंसे हुए थे, कोई 1000 किलोमीटर से चल के आ रहा है, कोई 500 किलोमीटर से चल के आ रहा है, किसी को साइकिल की आवश्यकता थी तो पुरानी साइकिलें खरीद के दिए हम, और उसके बाद जो भी उनको चाहिए रहा, रुकना है तो उनके रुकने की व्यवस्था की है। मैंने हर प्रकार से जो भी हो सका है हमसे एक मतलब पूरे टीम वर्क के साथ जो है पूरा हमने काम किया और सभी को समझाने का प्रयास भी किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। किशन जी, मैं एक चीज और जानना चाहिए था। ठीक है, आपन ने ये सब काम को आप लोगों ने किया, ये खबर भी आई। सबसे प्रमुख बात, जब पूरा राज्य लॉकडाउन की घोषणा कर चुका था और लगातार ये बोलते थे कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना जरूरी है, ग्रामीण परिक्षेत्र में जहाँ पे आप देख रहे थे वहां पे ये सब चीजें सामान्य रूप से मानी गई या कुछ तकलीफें आ रही थी? बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है आदि है नहीं ना। तो सबसे बड़ी बात तो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, सैनिटाइजर खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। मान लो मास्क अगर खरीद भी लिए हैं तो आदत नहीं है, लगाना नहीं चाहते, बड़े मुश्किल से उनको समझा पाते थे। हालांकि पिछले बार तो जरूर तकलीफ हो, लेकिन इस बार जो है जो स्थिति था, जो माने मृत्यु का जो रेशियो था, उसको देख के जो है अब लगभग लोगों में जो है ये हो गया कि मास्क लगाना चाहिए। अच्छा, लेकिन मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन मास्क लगाने का पूरा ढंग से तरीका भी नहीं मालूम। पता चला नाक खुला है, नाक में लगा है तो मुंह खुला है, तो ऐसा भी होता है जी। और हैदर जी, कुछ ऐसा अपने को इस क्षेत्र में मिलता है कि लोगों ने मास्क जो है वो कंप्लीट नहीं लगाया, जैसे हमारे किशन भैया बता रहे हैं, नाक को छोड़ दिया, मुंह में लगा लिया, या कई बार केवल दाढ़ी में लगा लिया, बाकी छोड़ दिया? नरेंद्र, फर्स्ट टाइम जब कोरोना हुआ था उस समय एक चीज आई थी, लेकिन सेकंड जब ये अभी कोरोना जो स्टार्ट हुआ उसमें लोग मास्क के प्रति, सैनिटाइजर के प्रति जागरूक हो गए, क्योंकि ऐसे सब हादसा हो रहे थे कि जिनके जो करीबी हैं, जो परिचित के हैं, दोस्त यार हैं, तो बहुत हादसों के कारण और लोग जो है एकदम
थोड़ा डर भयभीत हो चुके थे। भयभीत होने के कारण लोगों ने फिर मास्क लगाया और आपका सैनिटाइजर और हाथ धोना, ये सब यानी संपूर्ण रूप से तैयारी चालू हो गई। यानी पूरा लगते थे, मास्क बिल्कुल कॉमन हो गया था, क्योंकि निगम ने जोन वाइज टीम बना दी थी कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 200 रुपए का चालान, 500 रुपए का चालान। जगह जगह पे निगम की जो शासन की टीम है निगम की, वो बिल्कुल पुलिस वालों के साथ वहां पर जो भी लापरवाही मास्क के प्रति कर रहा था उसको बकायदा चालान बना दिया जा रहा है। हाँ, इसका तो असर पड़ा है, इसका प्रशासन ने जो जावेद जी, इसका असर पड़ा है जो कि शासन ने चालान किया। किशन भाई, जो अभी हमारे हैदर अली जी ने कहा कि गवर्नमेंट ने एक चालान लगवाया, नगर निगम ने, नगर पालिका ने हर जगह पे एक पुलिस लगभग तैनात की कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको हम चालान काटेंगे, तो वो 100 रुपए 200 रुपए का चालान कटने लगा। कुछ ऐसी परिस्थिति आपके क्षेत्र में भी हुई? निश्चित हुई है। हर जगह जो चालान कटता था, पिछले बार तो कम चालान कटे, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा चालान कटे। यहाँ तक कि दुकानों में जो है 10-10 हजार प्रति दुकान जो है चालान कटे हैं। अगर वो मास्क नहीं लगाया है या दुकान जो है हाफ खोल दिया है, लॉकडाउन के पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी हुआ है। और प्रति 500 रुपए प्रति व्यक्ति 500 रुपए इस बार था, पहले 200 रुपए था, इस बार तो 500 रुपए का चालान कटा है। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं तो दो भय कारगर रहा है। एक भय जो कि अपने करीबी को खो रहे थे, और दूसरा भय जो शासन चालान मार रही थी। दोनों से कम एक फायदा हुआ, पब्लिक थोड़ा सा अवेयर हुई है। निश्चित ही, कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत, तो निश्चित ही अगर जान बचाना है तो कहीं ना कहीं भय तो आवश्यक है, तभी जाके जो है वो। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, डॉक्टर शैलेश जी, आवाज आ रही है या आप बिजी है? आ रही माइक में चर्चा में ले रहा हूँ। डॉक्टर शैलेश जी, अभी एक बात आ गई, दो बातें हमने हैदर जी से समझी, भाई साहब लोग भी, हमारे किशन जी ने भी कुछ बातें शेयर की, किस तरह से उन्होंने काम किया और कैसा हुआ। हैदर जी की दो बातें मुझे समझ में आई कि जो कोविड का जो समय था, उस समय में एक तो जो अपने लोगों को खो रहे थे लोग, उससे भयभीत होकर कहीं ना कहीं कुछ जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चालू किया। दूसरा, जो सरकार ने डंडा चलाया कि यदि आप निकल रहे हैं और मास्क नहीं लगाए हैं तो 200 रुपए फाइन या 500 रुपए फाइन, गाड़ी किनारे कर देना, ये एक बातें रही। तो क्या इस दबाव से लोगों ने प्रोटोकॉल को फॉलो किया? अब बात आती है भाई साहब वैक्सीनेशन को लेके। जो रफ्तार एक वैक्सीनेशन का उठ करके पब्लिक को आना चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी वो नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या केवल प्रोत्साहन, जैसे कि अभी हैदर भैया ने कहा कि हमारे जोन क्रमांक 2 के जो पार्षद हैं, जोन अध्यक्ष भी हैं, बंटी होरा जी, उन्होंने एक स्कीम चलाई कि जो वैक्सीन लगाएगा उसे कुछ हम मुफ्त उपहार भी देंगे प्रोत्साहन के लिए। तो कुछ लोग उससे मोटिवेट हो रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो मैं एक चिकित्सक, आप हैं, समाजसेवी भी है, तो मैं जानना चाहूँ कौन सा कारगर तरीका होगा कि फिर से एक दबाव बनाया जाए या प्रोत्साहन को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, क्या होता है, ऐसे चिकित्सक होने के नाते पूरे देश भर में हमारी नजर रहती है जी। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ में मैं पढ़ाई किया, छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यदि डाटा एनालिस्टिक देखें तो जिस प्रकार से कोरोना छत्तीसगढ़ में आया था, वो 15-20 दिन की आपाधापी थी। शासन प्रशासन हर व्यक्ति ने लड़ने की कोशिश की, हर व्यक्ति ने उसमें सहयोग किया और बहुत जल्दी कोरोना यहाँ से चले गया। 1 महीने के अंदर सब कंट्रोल में स्थिति आ गई। और वैक्सीनेशन की भी जो मैं स्पीड बताऊं, छत्तीसगढ़ में कम नहीं है। अभी भाई साहब कह रहे थे 60 से 70, वो बिल्कुल सही डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम बहुत तेजी से वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में पीछे नहीं है। ये गलतफहमी है लोगों की कि छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में पीछे चल रहा है। छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से वैक्सीनेट हो रहा है, बहुत तेजी से कोरोना को हरा दिया उसने, बहुत तेजी से रिकवर। हाँ, 15-20 दिन का जो मौत का मंजर था, उसमें तो डॉक्टर भी नहीं समझ में क्या करना है, ना किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। पर स्थिति कंट्रोल आप देखिए, अभी भी महाराष्ट्र कोरोना से गुजर रहा है, कई स्टेट अभी भी लड़ रहे हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने फिर वो कुछ दवाइयां का एक पैकेट बनाया था, फिर घोषणा की थी कि आप तुरंत लें, बिना लक्षण को देखे हुए, आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं। तो शासन प्रशासन अपनी जगह लगा हुआ था। नरेंद्र जी, आपने चैनल चालू करके आप लड़ रहे थे। हैदर भाई साहब, आप अपनी जगह अपनी स्थिति को लड़ रहे थे। सब लोगों ने, छत्तीसगढ़ के हर वासी ने जितना बना वो किया। और वैक्सीनेशन में भी अपन पीछे नहीं है, कोई डंडा मारने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति आगे आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है।
अब वैक्सीन की जो उपलब्धता है, चूंकि पूरे देश में उपलब्ध करानी, जुलाई में छत्तीसगढ़ में 12 करोड़ वैक्सीन आ जाएगी, तो मुझे लगता है 15 अगस्त तक हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। तृतीय लहर की जो बात चल रही है उसको हम हराने में सफल हो जाएंगे। और ये जो प्रयोग दूसरे अपने जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, जो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत है। प्रशासन अपना डंडा चला रहा है, वो भी अपनी जगह सही है। आप चैनल चला के जागृत कर रहे हैं, ये अपनी जगह सही है। मैं आज पर ये बोलने में कोई संकोच नहीं कि छत्तीसगढ़ कोरोना को हराने में आगे रहा और वैक्सीनेशन में भी आगे ही है। और जल्दी से जल्दी 15 अगस्त तक, ये मेरा आकलन है कि छत्तीसगढ़ की जो 60-70 जो भाई साहब बोल रहे थे, हम उसको अचीवमेंट कर लेंगे। 15 अगस्त को हम उसमें कर देंगे कि 70% हर्ड इम्यूनिटी उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में। चलिए डॉक्टर साहब, मैं एक और व्यक्ति को चर्चा में लाऊं। हमारे साथ में प्रहलाद वासुदेव जी जुड़ गए हैं। प्रहलाद वासुदेव जी, नमस्कार, आवाज आ रही हो? नमस्कार। नमस्कार। प्रहलाद वासुदेव एक ऐसी कड़ी है जिन्हें कई बार, जो कि गांव में प्रैक्टिस करते हैं, रूरल प्रैक्टिशनर है, कई बार इन्हें शासन, प्रशासन और अन्य समाज के लोग झोला छाप डॉक्टर कह करके भी सम्मानित करते रहते हैं। अपमानित तो नहीं बोलूंगा। तो प्रहलाद जी, आप लोग का जो कोरोना का जो समय था, आप लोग गांव में जुड़े रहे हैं, आप लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चीज रहती नहीं थी। मैं ये जानना चाहूंगा प्रहलाद जी, आप लोगों ने कोविड के समय में क्या किया? सर, कोविड के समय में एक मैं बताऊं आपको, तो क्या है, हम लोग जमीनी स्तर में काम करने वाले हैं। हम गांव के लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं। हमारे जैसे जो डॉक्टर हैं, मैं अपने आप को नहीं कहता, मेरे साथ में जीपीएम जिले में मेरे साथ पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, तीनों ब्लॉक के जितने भी मेरे जैसे डॉक्टर थे, सभी लोग ज्वाइन किए थे। बीच में क्या हुआ कि जब कोरोना का लहर जब ज्यादा पॉजिटिव आने लगा तो हमको हमारे जीपीएम कलेक्टर मैडम के माध्यम से एक वॉलंटियर कार्ड मिला, मतलब आई कार्ड, जिसके माध्यम से हम लोग गांव में जा करके कोरोना का टेस्ट किए। और कोरोना के टेस्ट करने के बाद इतना कोरोना निकल रहा था सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 2 महीने तक मैं पीपी किट पहन के अब कोरोना का टेस्ट किया हूँ। एज ए स्वयं सेवक, मैं भर नहीं, मेरे जितने भी साथी हैं सभी लोग। ऐसे प्रहलाद जी ऐसे कितने आपके साथी थे जिनको वहाँ की माननीय कलेक्टर महोदया ने अपने साथ लिया और ट्रेन करके फील्ड में उतारा कि आप कोविड की जांच करें? ऐसे कितने लोग रहे होंगे? कम से कम सर 250-300 लोग थे, 300 करीब थे हम लोग। तो 300 लोगों में कम से कम 30 या 40 लोग ही एक्टिव थे। अच्छा, 40 लोग ही एक्टिव थे। मैं अपने ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। पिंडरा ब्लॉक में 30-40 लोग ही एक्टिव थे और बाकी लोग तो सिर्फ आई कार्ड के लिए गए थे। उसके बाद में सर एक बहुत बड़ी बात, जब कोरोना का मतलब पॉजिटिव आना बंद हुआ तो हम लोगों ने पूरे वॉलंटियर, हमारी जो टीम थी वो हम लोग सर यहाँ ब्लड का डोनेट भी करवाए हैं, ब्लड डोनेट भी करवाए। उसके बाद में बात आई कि यार अब ब्लड डोनेट हो गया, उसके बाद में क्या किया जाए। तो हम लोग सर हर पंचायत में, देखिए हमारी बात कहीं ना कहीं ऊपर तक जाए या ना जाए, मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग फिर हर गांव में जाके ग्राम पंचायत में और स्कूलों में सर पौधारोपण करवाए हैं सर। एक गांव में कम से कम 100 पौधारोपण करवाए हैं। भले हमारे साथ में और कौन थे, औषधि विक्रेता संघ, हम लोगों को सामने नहीं लाया गया। मैं जानता हूं हम लोगों की यूज किया गया है। अब इधर समझ नहीं, चलिए ये तो एक भावना थी, सेवा की भावना थी, आप लोगों ने सेवा के तहत में काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी उपयोगिता को शासन और आपकी उपयोगिता को प्रशासन ने भी समझा और जो भी आपने किया वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं फिर अभी लौटूंगा आपके पास में और हम ये बात करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर में। तब तक मैं हमारा जो क्षेत्र है मरवाही का दूरस्थ अंचल, जहाँ से काफी लोग जुड़े हुए हैं, कमलेश यादव जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा। कमलेश जी, अगर कमलेश जुड़े हैं तो थोड़ा सा प्रकट हो जाइए कमलेश जी, क्योंकि हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो मनेन्द्रगढ़ का बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल उस क्षेत्र में आपने कैसे लोगों की मदद कर पाई और अभी वैक्सीनेशन को लेकर के वहाँ पे क्या विशेष हो पा रहा है, ये हम कमलेश जी से जानना चाह रहे थे। किशन भैया, कमलेश जी हैं क्या अपने बीच में? है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अनम्यूट होइए आप कमलेश भाई, अपना माइक को अनम्यूट करो, म्यूट में है। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार भैया, जय श्री राम।
जय श्री राम। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज कमलेश आपकी आवाज हमारे पास में आ रही है। कमलेश जी, आप मरवाही का सबसे अंतिम कोना है आपका जी, गुम्मा टोला, उस जगह पे जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पे वैक्सीनेशन को लेके भी क्या स्थिति बन रही है? अभी तक तो कुछ ठीक स्थिति में है। इसके पहले तो बहुत ही बेकार स्थिति था, जो जैसे व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से बाजपन और मौत का होना, ये बहुत ही मतलब ये जो मोबाइलों में वायरल हुआ था जी, उसमें एकदम भयभीत हो गए थे लोग। मैं अब ये जानना चाहूंगा, ठीक है, आजकल के डेट में जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो बहुत बड़ा गुरु है। बहुत से लोग उसकी बात को बिल्कुल मान के धर करके कि व्हाट्सएप ने जो बोला बिल्कुल सही है। तो अब वो जो उनके अंदर में भ्रम एक पैदा हो गया था, जिसको व्हाट्सएप ने कंफर्मेशन की मुहर लगा दी थी कि अगर आप वैक्सीनेट हो जाओगे, इंजेक्शन लगवाओगे तो आपको बांझपन हो जाएगा, आप कभी माँ बाप नहीं बन पाओगे, हो सकता है कि आपकी मौत हो जाए या गंभीर कोई बीमारी हो जाए। तो कमलेश जी, आपने उस गांव में के लोगों को ये भ्रम दूर कैसे करवा पा रहे हैं? फिर इसमें हम लोग समझाने का प्रयास किए। सबसे पहले तो हम बताए कि शासन प्रशासन सब लोग लगवाए हैं। हम खुद अपना मतलब परिवार को सबको टीकाकरण करवाए हैं। हम सब खुद किए, पंचायत वार्डियों से सबसे मतलब बैठक किए, सब लोग एक साथ गांव में घूम के सब लोगों को समझाए। फिर धीरे धीरे सबको लगते गए, तो वैसे लगभग अब सब समझ चुके हैं कि वास्तव में कुछ नहीं होता। यही उदाहरण दिया गया कि अभी तक कितने लोगों को हमारे पंचायत में लग चुका, किसी को कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके जो जितना भ्रम था धीरे धीरे अब लगभग खत्म हो रहे हैं। प्रहलाद जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप टेस्ट करने जाते हो तो आपको गांव वाले भगा दिए हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। जब से विवाद की स्थिति भी ऐसा हुआ था कि आप लोगों को मतलब ये मिल रहा है, आपको पैसा मिलता होगा और कुछ मिलता होगा। कई प्रकार के आदमी ऐसे रहते हैं जो दूसरा उसका वो निकालते हैं, और बहुत लोग सपोर्ट किए जी, और बहुत लोग हमारे साथ में आए। तो ऐसे कंडीशन में लग रहा है कि धीरे धीरे अब जागरूक हो चुके हैं। और वही अपन लोग शहरों में भी हुआ था शुरू में, जो है ना, वैक्सीनेशन के लिए लोग भाग रहे थे। जी तो जावेद जी, अब आपसे भी मैं एक चर्चा लूं। जावेद जी, बीच में सरकार ने, हेलो जावेद जी, आप जुड़े हैं ना? जावेद जी, आप जुड़े हुए हैं? आवाज आ रही है? कट हुए हैं। मेरा एक प्रश्न आता है, अगर जावेद जी आप तक पहुंचे तो इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि एक विषय था बीच में कि ऊहापोह की स्थिति बनी थी। केंद्र सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकार स्वतंत्र है, अपने रूप से कंपनियों से इंजेक्शन मंगवा ले और लगा दे। उस समय इंजेक्शन की जो वैक्सीनेशन की गति थी वो लगभग 0 होने लगी थी। फिर बीच में निर्णय हुआ, सब लोगों ने मंगाया कि नहीं, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट का भी शायद एक आदेश आ गया कि नहीं, केंद्र सरकार ही इसमें पहल करे और पूरे प्रदेश में, पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं, सभी राज्यों को इंजेक्शन जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही पहुंचे। इस पे एक पत्रकार के रूप में जावेद जी, आपका कमेंट? जावेद जी, बात पहुंची आप तक? नहीं। चलिए जावेद चले गए। इस प्रश्न को मैं फॉरवर्ड कर देता हूं अपने किशन जी के पास में। किशन जी, हाँ, आवाज नहीं पाई। जी भाई साहब, चलिए मैं ले लूंगा। किशन जी, प्रश्न मेरा यह था कि बीच में एक ऐसा वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, सबकी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक स्थिति बनी कि केंद्र और शायद राज्यों के बीच में एक तालमेल नहीं बैठ रहा था और केंद्र ने कहा कि नहीं, सभी राज्य स्वतंत्र है, अपने रूप से जो वैक्सीन मंगवा लें और लगवा लें, निश्चित वहां पैसे लगने थे। फिर बाद में ये आई कि नहीं, चलो सुप्रीम कोर्ट को भी पहल करना पड़ा और केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हम सभी राज्यों को जो वैक्सीन है 18 से जो 44 वर्ष के बीच के लोग होंगे उन्हें हम मुफ्त में इंजेक्शन लगवाएंगे सारी सरकारी अस्पतालों में, और हम सभी को एक बराबर इंजेक्शन जो भी है वो सप्लाई करेंगे। तो इस मुहिम को आप कैसे देख पाए हैं और क्या फायदा मिल पाएगा या कोई नुकसान हो रहा है? निश्चित ही, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, शुरुआती जो दौर था वैक्सीनेशन का बहुत ही कमजोर था
और बहुत ही कम लोगों को हो पा रहा था। यानी जिस क्षमता से शासन प्रशासन को काम करना था, उस क्षमता से शासन प्रशासन जो है काम नहीं कर पा रहा था। और केवल अब हमारे यहाँ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब जग जाहिर है, हमारे यहाँ तो टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही बोल दिए थे कि वैक्सीनेशन जो है सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो बाकी लोगों को अपन कुछ कह ही नहीं सकते जी। और उसके बाद जब से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब से अपने हाथों में बागडोर लिया है वैक्सीनेशन का, तो काफी जो है माने तेज गति से जो है वैक्सीनेशन हो रहा है जी। और अभी तो अब जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बच्चों में भी जो है इसका प्रयोग किया गया है और शायद बहुत जल्द ही जो है बच्चों का ही वैक्सीनेशन आ जाएगा। जी हैदर साहब, आप इस जो मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न आपके इतने सुने हैं, मैं इस पे आपका भी विचार लूंगा। देखिए नरेंद्र भैया, मैं सबसे पहले चीज, जो फर्स्ट दौर था उस समय वैक्सीनेशन की कमी थी, जो कि डोज अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन हमारे माननीय भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा, इनके अथक प्रयासों से और केंद्र को लेटर लिखा गया कि इतनी डोजें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल सके। तो केंद्र ने भेजा भी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास से और हमारे टीएस बाबा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखा केंद्र गवर्नमेंट को, फिर वैक्सीनेशन की डोज यहाँ अवेलेबल हुई, और जिससे कि संपूर्ण रूप से लोग जागरूक होकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं सर। जो पहले कमी थी, अभी आप उसको अगर देखिएगा तो जैसे मात्रा बढ़ चुकी है। यानी आज हमारे यहाँ वार्ड में 200 डोज आई थी, जिसमें से 180 डोज आज लगी है सर। मैं तात्यापारा वार्ड क्रमांक 37 की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा निवास स्थल है। वहाँ आज आई 8 जुलाई को, 2 दिन वैक्सीन खत्म हो चुकी थी, आज लगी 160 लोगों ने लगवाया आज हमारे वार्ड में। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी को चर्चा पे आमंत्रित करूंगा और ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि जब पहली बार वैक्सीनेशन का क्रम चालू हुआ 45 वर्ष के ऊपर वालों को जो वैक्सीन लग रहा था, तो सरकारी अस्पताल के साथ साथ में निजी चिकित्सालयों को भी ये दिया गया कि आप भी वैक्सीन लगाएं, और बहुत नॉमिनल था वो 250 रुपए। लेकिन अभी निजी चिकित्सालय जो है वो कम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कहीं से रेट ज्यादा शायद उनको लग रहा है, और कुछ उहापोह की स्थिति बनी है खासकर छोटे अस्पतालों में। तो थोड़ा सा चर्चा आपसे इसके लेंगे कि पहला चीज तो सर मैं एक अस्पताल में पूछ रहा था कि आप लोग पिछले बार सर उनके पास वैक्सीनेशन ड्राइव पे हम गए थे और वो वैक्सीन लगवा रहे थे, 250 रुपए का चार्ज लिया था। मैंने उनसे पूछा कि सर आपके यहाँ वैक्सीन लगा था तो क्या हम फिर से आ जाएं? तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि रेट ज़्यादा है और कुछ एक निश्चित क्वांटिटी में हमें इंजेक्शन मंगवाना पड़ता है, और वो इंजेक्शन उतना गारंटेड हमारे पास में पेशेंट नहीं आ पाएंगे इस इंजेक्शन लगवाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी हमें तकलीफ हो रही है। तो छोटे निजी चिकित्सालय जो है वो पीछे पाँव हटा रहे हैं। तो डॉक्टर गंभीर सिंह जी आपसे इस बारे में थोड़ा सा मैं विचार चाहूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है नरेंद्र कि छोटे हॉस्पिटल या मझोले हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल उससे हिचकिचा रहे हैं। दरअसल में पिछला जो समय था जिसमें सभी लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए पार्टिसिपेट किया, उसमें कुछ दिक्कतें जो आई, वो दिक्कत ये थी कि कोऑर्डिनेशन का अभाव था। नहीं पता था कि वैक्सीन कौन सी एजेंसी देगी, कहाँ से लेंगे। कभी मतलब उसमें CMHO की बात होती थी, कभी DHS बोलता था, कभी और भी तमाम सारी जो एजेंसियां हैं। और जो कोविन पोर्टल जो समय इन्होंने उसकी वो उसमें हो पा रही थी, ऐसे में कोई भी जो हॉस्पिटल्स है जिसने कोविशील्ड पहले लगा लिया और उसके बाद अगर वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो आके दोबारा उन्होंने 28 दिन के बाद में या फिर अगला जो उसका पीरियड बढ़ा, जो भी शेड्यूल आया, उसमें जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो कोविशील्ड की उपलब्धता नहीं है, कोवैक्सीन आ गई। तो ये जो अजीब गरीब सिचुएशन क्रिएट हुआ वहां पर, देखिए एक दो बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं मैं। पैसा महत्वपूर्ण था ही नहीं उस समय, क्योंकि जिंदगी बचाने का सबसे मतलब महत्वपूर्ण सारे जो चीजें थी, और उसके लिए महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो हॉस्पिटल और डॉक्टर थे।
तो उसमें बात वो 100 रुपये का या 250 रुपये में जो खरीद रहे हैं 100 रुपये बचेगा, ये तो था ही नहीं। तथ्यात्मक दृष्टि से देखें तो उसकी उपलब्धता ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और जिसको अपने जो भी लोग रेसिपिएंट हैं जो आए, उनको अगर हम एक पहला डोज लगाया, उसके बाद में दूसरा डोज लगाने के लिए कोई स्थिति बड़ी क्लियर नहीं थी कि भाई कोविशील्ड अगर लगाया है तो कोविशील्ड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसके वजह से सबसे ज्यादा जो लोगों ने हिचकिचाहट दिखाई। और रेट तो कोई डॉक्टरों ने तय नहीं किया, कोई नर्सिंग होम ने तय नहीं किया है, रेट गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी भी अगर आप पिछले 15 दिन की स्थिति देखो, जब से जो वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू की गई है, अभी बीच में 2-3 दिन पहले आया कि भाई कहीं पर भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तमाम सारे जो सेंटर हैं वो बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट में जहाँ पर लग रहे थे वो कई सारे सेंटर बंद कर दिए गए। तो ऐसे में जो नर्सिंग होम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो क्या करें? तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी अगर उपलब्ध होता है तो वो सब लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कम से कम एक ऐसी स्थिति हो, जितने भी लोग अभी हैं यहाँ पर, अभी हम पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में गए नहीं हैं, अभी तो 18 साल प्लस और उसके ऊपर की बात हो रही है, उनको भी करना है। थर्ड जो वेव आए उसके पहले ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हों समाज में, ये पहली प्रायोरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना चाहते, एक आध एक्सेप्शन तो सब जगह रहते हैं। वैक्सीनेशन की स्थिति अभी अपने दूरस्थ अंचल में क्या है? जावेद जी, मैं लौटूंगा। हमारे गंडई ब्लॉक से डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर जी जुड़ गए हैं पीएचसी से, तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर उपेंद्र से भी जानूंगा कि वर्तमान में वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम कैसा चल रहा है और लोग अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं। डॉक्टर उपेंद्र जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। गंभीर सर को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपके क्षेत्र में हाँ, नमस्कार। स्वतः मोटिवेट होकर के वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं क्या? हाँ सर, बीच में मेरे क्षेत्र पे कुछ लोगों में भ्रांतियां थी, जो जब शुरुआत हुआ वैक्सीनेशन का तो युवा पीढ़ी थोड़ा कम आ रहे थे, लेकिन अब लोग आने लगे हैं। और बीच में वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी, अभी कोविशील्ड नहीं आ रहा था अभी कुछ दिनों से, तो जो सेकंड जो डोज वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी वैक्सीन की कमी है, बाकी लोग मोटिवेट होके अब आने लगे हैं सर। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लोगों में भय था, बाकी कुछ देखे लोगों ने, एक दूसरे बाजू वाले लगाए, कोई और लगाया, तो अब लोग स्वतः मोटिवेट होकर आ रहे हैं। अभी वहाँ पे अगर हम रेशो ले एक 18 से 44 वर्ष का और 45 के ऊपर वालों का, तो अभी क्या रेशो चल रहा होगा, एक अंदाजा कि किसकी और वैक्सीनेशन कितने % तक पहुंचा होगा अपने उस क्षेत्र में? 18 से 45 का रेशियो थोड़ा कम है सर मेरे क्षेत्र पे जी। जो सेक्टर है वहाँ पे अच्छे चल रहे हैं। और मेरे यहाँ अभी पीक आई थी, तो शायद अब वैक्सीन अभी 4-5 दिनों से शॉर्टेज है, तो कुछ लोगों को हमको लौटाना पड़ा है अभी। अच्छा। और 18 से 45 का जब कोविशील्ड आ जाएगी तभी मैं कुछ पक्का पाऊंगा, क्योंकि लोगों के फोन तो मेरे पास आ रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं करके, बाकी अभी मैं एग्जैक्ट कह नहीं पाऊंगा लोगों के रेसिपी के बारे में। जी जावेद जी, आप कुछ बीच में कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, वो मैं सर से पूछना चाह रहा था, गंभीर सर से, कि अभी उस दिन परसों एक न्यूज चैनल में था कि वो अमेरिका की भी कोई जो है वैक्सीन आ गई है, 1-2 वैक्सीन है जिसको जो है मान्यता दी गई है भारत में आने के लिए। जैसे अपने यहाँ 2 अभी वैक्सीन चल रही थी, 2 वैक्सीन को, और एक MR करके कोई है और एक कोई और वैक्सीन है, 2 वैक्सीन को और मान्यता दी गई है। तो इससे भी थोड़ा सा जानकारी जो है ना होना चाहिए कि ये कैसी है, क्या है, नई चीज है क्या गवर्नमेंट। चलिए, आपके इस प्रश्न को डॉक्टर गंभीर सिंह आ जाते हैं तो उनसे लेते हैं। तब तक मैं पूछना यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, कल चौपाल में हम बात करेंगे हड्डी के विभिन्न रोगों के बारे में कि हड्डी किस तरह से कमजोर होती है, और भी जो समस्याएं आते हैं उनको लेकर के। और हमारे मंच पे बैठेंगे प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ रायपुर के डॉक्टर संदीप साहू जी, जो SRS हॉस्पिटल के निदेशक हैं, पचपड़ी नाका के पास में, लगभग क्या बोल रहा, वो जो कलर्स मॉल के सामने आपका SRS हॉस्पिटल है। डॉक्टर संदीप साहू जी कल हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम उनसे हड्डी के कई बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर निःशुल्क परामर्श भी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत तो अच्छे डॉक्टर साहब है नरेंद्र जी, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है संदीप साहू जी। हाँ भाई साहब, दिखने में भी, बोलने में भी और व्यवहार में भी
नहीं अच्छे डॉक्टर है, मैं उनके पास गया हूँ ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे तो मैंने वही कहा हैदर भाई कि दिखने में भी अच्छे हैं, बोलने में भी अच्छे हैं, चिकित्सक भी अच्छे हैं। मतलब उनका क्लिनिक है मुस्कान रेसिडेंस के पास। बिल्कुल जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा है आपने भाई कि मुस्कान रेसिडेंसी के पास उनका क्लिनिक है, शायद गणेश भाई के सामने। बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में उपस्थिति होने से जावेद भाई, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, आपका आभार है कि आप हमारे साथ इस मंच पे जुड़े हैं और बहुत सी बातें आपने शेयर की है। और आगे भी हम लोग इस चौपाल में सामाजिक गतिविधियों को लेकर के कुछ चर्चा करते रहेंगे। हम यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालने में बैठते हैं कि समाज का हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस विषय पे हम निरंतर चर्चा। बहुत अच्छी पहल है नरेंद्र जी आप लोगों की, और इसमें अच्छी कामयाबी भी मिलेगी, लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा, और बहुत अच्छी पहल है जो समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना, और इस चीज की कमी है भी हर समाज में हमारे को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बस आप लोग के शुभकामनाओं के साथ हमें धन्यवाद सर। हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा था, उपेंद्र बोल रहा हूँ। आपकी शुभकामनाओं के साथ साथ आपका सहयोग भी हमें यूं ही मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से आगे मिलेंगे। उपेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी उपेंद्र जी। हाँ सर, अभी कुछ देर पहले जब चर्चा चल रही थी, शुरुआत हुई थी, तो वो जो एक पनिशमेंट की बातें चल रही थी कि चालान बन रहा था मास्क के लिए, और वो चीजें कारगर साबित हुई जी। लेकिन सर दुर्भाग्य है कि ये चीजें शहरों में या जो कस्बे हैं वहां पे कारगर साबित हुई, लेकिन गांव में ग्राम पंचायत को, सरपंच को ये अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार का जो है वह प्रयोग नहीं किया है। कहिए, चाहे हो सकता है अगली बार फिर से सरपंच बनना है उनके बीच, हो फिर से अगर वो चालान काट दें तो उनका एक वोट नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ रही कि शहरों में तो मास्क लगाए हुए लोग नजर आए हैं, लेकिन गांव पे मास्क लगाने वाले नहीं मिलते, और इसका खामियाजा हमको सतत हमारे स्टाफ पॉजिटिव होते गए। आज भी लोग वैक्सीन लगाने तो आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिसलिए वो वैक्सीन लगाने आ रहे हैं लेकिन वो मास्क लगा के नहीं आते। ये हमारे अस्पताल की स्थितियां हैं। बिल्कुल, दो जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं हमारे पास में, हैदर जी भी है और हमारे मरवाई से किशन जी भी है। ये आपका ये जो प्रश्न है, जो समस्या है, मैं दोनों की ओर बारी बारी ट्रांसफर करता हूँ। पहले जवाब मैं किशन जी से ले लेता हूँ, फिर हैदर भाई के बाद आता हूँ। किशन जी, एक बड़ी गंभीर बात हमारे डॉक्टर उपेंद्र ने कहा है। उपेंद्र जी पीएससी में पोस्टेड है, गंडई के आगे आपकी पीएससी है, पहली बेटा में। आज भी कह रहे हैं कि एक प्रशासन का जो डंडा रखा गया था चालान का, उसे तो शहर में तो अपना लिया गया, लेकिन गांव में कुछ वोट की राजनीति कहा जाए, सरपंच लोगों ने इसमें थोड़ा सा रियायत कर दी। और निश्चित ही भाई साहब ने जो कहा है वास्तव में सही है और होता ही है। सामान्यतः ये होता है कि भाई वापस उनको पुनः चुनाव लड़ना है, और चुनाव जब लड़ना है तो अगर आप उनसे अगर ज्यादा सख्ती से पेश आएंगे तो स्वाभाविक है कि उनको आने वाले समय में तकलीफ होगी। लेकिन उनके पास भी बहुत सारे ऐसे हथकंडे थे जिसको अपना के जो है वो सभी को जो है वैक्सीनेट या फिर मैंने सैनिटाइजर का उपयोग करना या फिर मास्क का उपयोग करना, ऐसा किया जा सकता था। जैसे राशन, सबसे बड़ा चीज होता है राशन। मगर भाई अभी जैसे अभी एक समस्या ये और बता रहे हैं कि अभी भी लोग आ रहे हैं लगाने, टीका आते हैं, लेकिन मास्क लगा के नहीं लगाते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मास्क बिना लगाए जो है टीका लगाने पहुंच जाते हैं, फिर जब वो बोलते हैं नहीं आप पहले मास्क लगाइए तब टीका लगेगा। तो एक जवाबदारी अपनी जनप्रतिनिधि होने के नाते ये भी बनती है कि हम उनको टीका लगवाने के लिए भेजें तो मास्क लगवा के भेजें। इसको अपन इस पहल को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसमें कैसे लेंगे। नहीं, हम लोग तो सभी को जो है प्रेरित कर रहे हैं, और जहाँ पर मैंने टीका लगता है वहां पर भी मास्क रखे रहते हैं कि आप मास्क लगाइए। अगर नहीं है जिनके पास तो उनको मास्क देते हैं कि आप मास्क लगा के ही टीका लगाइए करके। जी, कई लोग फैशन के लिए भी, फोटो सेल्फी वगैरह के लिए भी क्या है मास्क हटा देते हैं, उसके बाद उनको अपन बोलते हैं नहीं आप मास्क के साथ सेल्फी लीजिए। जी भाई आप जनप्रतिनिधि हैं या आपने जो किया उस कदम पद चिन्हों पे लोग चलेंगे। जब आप मास्क हटा के अगर फोटो सेशन कराएंगे तो अच्छा नहीं है, उचित नहीं है।
ऐसा करके उनको बाद में, सामने नहीं सकते लेकिन बाद में उनको बोला जाता है और वो समझते हैं कि वास्तव में हमने गलती किया। जी हैदर जी। जी भाई साहब। स्टार्टिंग में ये सेल्फी वाला एक वो भी था कि आप सेल्फी खींच के भेजिए। आप हैदर जी से एक उसका जवाब ले ले, फिर नरेंद्र जी आपके पास। जी नरेंद्र जी, सबसे पहली चीज ये, जैसे भाई ने कहा है कि गांव में सरपंच लोग, सर उस समय का सिचुएशन ये था कि आने वाले चुनाव में वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सब ठीक बात है। सबसे पहले तो हमारे को सेफ होना है, क्योंकि आप जनरली अभी प्राय सभी लोगों के पास मोबाइल होता है। मोबाइल में आप किसी को कॉल करोगे तो सबसे पहले घंटी आती कि आपको मास्क लगाना अनिवार्य है और आपको सैनिटाइजर करना है, हाथ धोना है। तो स्वाभाविक है, जब लोग इतने जागरूक जब सरकार गवर्नमेंट सब चीज जागरूक कर रही है, उसके बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं तो जैसे कि भाई ने कहा कि सरपंच जी लोग को मीटिंग करके पंचायत बैठाल के बाकायदा इनके ऊपर एक्शन लेना था। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपए 100 रुपए चालान की ऐसी स्कीम कार्रवाई करना था, जिससे कि लोग जागरूक होते और मास्क लगाने पे बिल्कुल, यानी उनको मास्क लगाना अनिवार्य रूप से पड़ता। जैसे कि शहर में जोनों में जैसे बांट दिया गया था शासन की तरफ से कि प्रत्येक चौक चौराहों पे महिलाओं की टीम 4-5 महिलाएं, उनके साथ एक पुलिस अधिकारी साथ में रहता था, जो कि चालान की प्रतिक्रिया होती थी। और ये अनिवार्य रूप से गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी होना था सर, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र भी आज मास्क के प्रति जागरूक होता, मास्क लगाते। तो ये कहीं ना कहीं छोटी सी गलती है। अब बोला जाए तो वहाँ के पंचायत की, सरपंच की, किसकी है। और जैसे भाई ने कहा कि उनको आने वाले समय में वोट का, तो वो समय वोट का नहीं था सर। जिस समय इतना हाहाकार कोरोना प्रकोप में था, बोला जाए तो पूरा एकदम अपने उच्च स्तर पे था कोरोना, उस समय लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल। अपने साथ में कई युवा लोग जुड़े हुए हैं जिनकी उम्र अभी 25 से कम होगी। कोई पार्टिसिपेट करेगा वैक्सीनेशन को लेकर के, कुछ बोलना चाहेंगे? कोई ऐसे युवा? है कोई युवा इसमें से जो 25-26 के आसपास है और उन्होंने हाल में वैक्सीन लगवाया हो, अपने अनुभव शेयर करते हुए कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ से कोई युवा जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो शायद आपके प्रेरणा से वैक्सीनेट हो सके। रवि सामने आओ, अभी ये 5-6 दिन पहले ही वैक्सीन लगाया है। रवि अग्रवाल जी हैं क्या? चलिए, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो समय भी काफी हो रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर के हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे और ये मुहिम जारी रहेगी। आज बहुत शॉर्ट समय में हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं कि बहुत कम समय में टॉपिक दिया गया और आप सभी हुए। विशेष करके हैदर जी, आपका बहुत बहुत